हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर preparations. We at Perfection IAS are holding these sessions for the news so that you understand two things. One is how the UPSC PYQs are influenced by the newspaper, particularly the Hindu, and second thing is how to utilize your time judiciously, and then understand the nits and grits of every topic. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया इसराइल का इशू, तो वी स्टार्टेड, जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, अभी जब अटैक हुआ 6 दिन पहले हमस के द्वारा इसराइल पे, तो वी स्टार्टेड दिस डिस्कशन विद अ ब्रीफ अबाउट us एंड इसराइल, और इफ यू से दैट पैलेस्टीन एंड इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, कि ये कॉन्फ्लिक्ट बेस कहाँ से है, अब्राहम अकॉर्ड्स का क्या लेना देना है, अब्राहमिक रिलीजन्स जो 3 रिलीजन्स है उनका क्या लेना देना है, जो पूरा अल अक्सा कंपाउंड है, उस अल अक्सा कंपाउंड में कितने 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वो कौन से हैं। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट डे वी डिस्कस्ड द पर्सपेक्टिव्स ऑफ इसराइल। ठीक है, देन वी आल्सो टुडे विल बी डिस्कसिंग विद द इंडिया एंड इसराइल पर्सपेक्टिव, कि इंडिया और इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हिस्टोरिकल, कल्चरल, डायस्पोरा, क्योंकि हम अभी ऑपरेशन अजय चला रहे हैं। जो इंडिया इसराइल में इंडियंस फंसे हुए हैं, जो इंडियन सिटीजन्स वहां पे थे, उनको वहां से वापस लाने के लिए, तो वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन सच पर्सपेक्टिव, ताकि आपका जो लेयरिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट हो वो प्रॉपरली हो। क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि जब तक आपको पहले कॉन्फ्लिक्ट का बेस नहीं समझ आता, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि अभी कॉन्टेम्पररी डेवलपमेंट क्या हो रहा है। कॉन्टेम्पररी डेवलपमेंट होने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस इवेंट का, जो एमओयू एग्रीमेंट, कोई भी चीज हम साइन करते हैं किसी भी कंट्री के साथ, उसका अभी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम आपके लिए यहाँ पे लेके आते हैं इस हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अपनी प्रिपरेशन को लेके, तो आप अपनी मेंटोरशिप के लिए हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा नंबर होगा 9031036712। इस पे आप कनेक्ट कीजिए और आपको पूरे तरीके से यूपीएससी की स्ट्रैटेजी डे 1 से लेके डे 365 तक आपको पूरी स्ट्रैटेजी के साथ यूपीएससी कैसे करना है, कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी है, कैसे टेस्ट लगाने हैं, पीवाईक्यूज कैसे लगाने हैं, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, सेल्फ नोट्स कैसे बनाने हैं, सेल्फ स्टडी कैसे करना है, हर एक चीज के बारे में आपको गाइड किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज डिस्कशन। और आज के डिस्कशन में अगर आप देखो तो इंडिया इसराइल को लेके वी आर हैविंग अ न्यूज इन आवर फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू, दैट इज ऑपरेशन अजय करके। सेकंड, the reforms of United Nations Security Council, which today Mr. Tharoor has written an article about. Then we will also see Modinomics. ठीक है, like not that much important, but this editorial is a bit political in nature. It criticizes the current government on the failure of its economic policies. However, we will see that what not to study in these editorials, but yes, there are some points to be studied in these editorials also. Then we will also see the Bangladesh case of Muhammad Yunus, who is a 2007 Nobel laureate. After that, we will also see some small news about the other perspectives of women-related perspectives done. So let's start the discussion with the UPSC PYQ so that we set our tone as per UPSC only. यूपीएससी ने 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट द वर्ल्ड्स कोबाल्ट रिजर्व्स। ठीक है, इससे पहले अगर आप देखो तो 2015-2016 से पहले पहले यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता था। ठीक है, तो इट्स नेवर लाइक राइट टू बी टू से दैट यूपीएससी के जो पहले पेपर्स है वो ऑब्सलीट हो गए हैं तो उनको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, कोबाल्ट के रिजर्व्स या कोबाल्ट के बेसिस पे जो स्टडी हुआ था, ये ऑल्दो न्यूज़पेपर में था, न्यूज़ में था, 27 जून की ये न्यूज़ थी 2022 की। ठीक है, कि वर्ल्ड के कोबाल्ट के रिजर्व्स, है ना, एक रिसर्च आया था, तो उस बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाया गया है। बट मेजर न्यूज़पेपर्स ने इस रिसर्च को जो है कवर नहीं किया था उस टाइम पे। हाउएवर यूपीएससी के हाथ लग ही जाता है और वो पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। डन।
कैसे हमें पता चलेगा कि इन क्वेश्चंस का नेचर क्या होगा? अगर हमने पुराने पेपर्स सॉल्व किए होते यूपीएससी के, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि यूपीएससी मेजर मिनरल्स के बारे में पूछता है। और ऐसे ही उन्होंने माइनर मिनरल्स के बारे में भी पूछा था, ठीक है, सैंड के बारे में पूछा था 2020 में, 2019 में। तो नाउ कोबाल्ट के रिजर्व्स को अगर आपको देखना हो तो अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट रिजर्व्स आर देयर। तो सबसे मेजर जो रिजर्व्स है, सबसे ज्यादा रिजर्व्स तो दे आर इन डीआरसी ऑफ कॉन्गो, ठीक है। और अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ा होता तो आपको याद होता कि ये अफ्रीका में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो आप ए और डी को पहले ही एलिमिनेट कर देते, बचता आपके पास बी और सी, दैट कुड हैव बीन मोर इजियर। और इंडिया में कोबाल्ट के रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आप इन दो जगहों पे इंडिया में कोबाल्ट के रिजर्व्स पाए जा सकते हैं। डन। पर्टिकुलरली इन द झारखंड सेशन। कोबाल्ट के रिजर्व्स, इसके बारे में जो स्टडी हुआ था, तो 6 लार्जेस्ट कोबाल्ट रिजर्व्स आर फाउंड इन डीआरसी, ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, फिलीपींस, रशिया एंड कनाडा। द स्टडी वाज कंडक्टेड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड दिस cobalt is known as the silvery blue metal, एंड जर्मन में इसको बोला जाता है कोबाल्ट और गॉबलिन। गॉबलिन इज टिपिकली माइंड एज और निकल, although the small scale artisanal cobalt mining is an increasingly common practice in some parts of the world. You need to understand these things. Now what is this operation Ajay? तो ऑपरेशन अजय हम क्यों लेके आए हैं? ऑपरेशन अजय इसलिए आया है कि जितने भी इंडिया और इसराइल, जो इंडियंस इसराइल में फंसे हुए हैं, उनको वहां से सेफली रेस्क्यू करके यहाँ लाना, ठीक है। दिस विल बी द सेकंड इवैक्यूएशन दिस ईयर आफ्टर द ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी कहाँ किया था हमने? दैट ब्रॉट बैक सेवरल थाउजेंड इंडियन फ्रॉम सूडान। सूडान में हमने क्या चलाया था? ऑपरेशन कावेरी। और ऑपरेशन चलाया हमने अजय इसराइल में। डन। लॉन्चिंग द ऑपरेशन अजय टू फैसिलिटेट द रिटर्न ऑफ सिविलियंस। इंडिया इसराइल को लेके अगर हम देखें तो हमने डिप्लोमेटिक टाइज को एस्टैब्लिश किया था 1950s के बाद, जब 1950 में इंडिया ने पहली बार इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है। और हम डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश किए, दैट वाज ऑन 29 ऑफ जैन 1992। डन, ठीक है। डिप्लोमेटिक टाइज हमारे 1992 में एस्टैब्लिश हुए। एज ऑफ December 2020, इंडिया वाज अमंग द 164 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स टू हैव डिप्लोमेटिक टाइज विद इसराइल। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल टाइज की अगर बात करें तो इंडिया और इसराइल का जो ट्रेड है, दैट स्टैंड्स एट अराउंड $5 billion, विच वॉज बिफोर कोविड, ठीक है। एंड इट्स करंटली अराउंड $7.5 billion till January 2023. We have around the trade in diamonds between Israel and USA constitute around 50% of the total trade. बाइलेटरल ट्रेड जो हमारा है 50% किसमें है? डायमंड्स में, डायमंड्स में, ठीक है। इंडिया इज इसराइल्स थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड सेवेंथ लार्जेस्ट इन एशिया एंड सेवेंथ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ग्लोबली, ठीक है। थर्ड है एशिया में और सेवेंथ है ग्लोबली, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें इंडिया इसराइल से लिंक्ड है। और इंडिया में अगर आप देखो तो इसराइल इज वन ऑफ द वेपन सप्लायर्स टू इंडिया, and India is one of the largest importers of weapon from Israel, contributing around 40% of its annual arms। जो हम 40%, हमारा जो टोटल इंपोर्ट है आर्म्स का, उसमें से 40% जो एनुअल आर्म्स का इंपोर्ट है वो हम इसराइल से ही मंगाते हैं। सो दैट इज हाउ दिस स्टैंड्स इट्स इंपॉर्टेंस इन दी इंटरनेशनल अरीना। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आप देखो तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वी हैव अ 3 year वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट, ठीक है, जो हमारे और इसराइल के बीच में चल रहा है। प्लस वी हैव अदर एंगेजमेंट्स आल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे पास आई क्रिएट एंड टाई करके दो अरेंजमेंट्स हैं। वन इज आई क्रिएट एंड टाई
दीज आर द टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इंक्यूबेटर्स जहाँ पे इंडिया और इसराइल कोलैबोरेट कर रहे हैं अदर पर्सपेक्टिव्स, ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाए और इंडिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ जाए। ठीक है। और इंडिया इज फोकसिंग ऑन वेस्ट एशिया पॉलिसी, जिसकी हेल्प से वी आर नाउ इन अ बेटर पोजिशन टू डील विद इसराइल एंड पैलेस्टीन बोथ। अर्लियर आर स्टैंड वाज अबाउट दी डी हाइफिनेशन। ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ डी हाइफिनेशन करके हम पहले स्टैंड ले रहे थे, दैट इज कि हम डी हाइफिनेट कर रहे थे दो स्टेट्स को, कि इसराइल के साथ हम अलग रिलेशंस रखेंगे और पैलेस्टीन के साथ अलग रिलेशंस रखेंगे। व्हाट वी आर फोकसिंग, कि कल भी अगर आपने देखा होगा तो पीएम का स्टेटमेंट आया था अबाउट व्हाट, दैट वी स्टैंड विद इसराइल बिकॉज नाउ द अटैक इज फ्रॉम द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट फ्रॉम द मिलिट्री, इट्स नॉट अ वॉर बिटवीन द टू नेशंस ऑफिशियली, इट्स जस्ट एन अटैक फ्रॉम द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज हमस, है ना। दैट इज व्हाई वी आर स्टैंडिंग विद इसराइल। यू नीड टू बी क्लियर इन योर आंसर्स डिप्लोमेटिकली ऑल्सो। ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, एंड दिस एडिटोरियल वाज रिटन बाय थरूर। ठीक है, सो मिस्टर थरूर हाइलाइट्स here what's the need of United Nations Security Council reforms as currently सेशन चल रहा है, और प्रेसिडेंट रिसेप तैयप अर्दगन जिनने बोला है अभी दैट यस द सिक्योरिटी काउंसिल हैज सीज्ड टू बी द गारंटर ऑफ द वर्ल्ड सिक्योरिटी एंड हैज बिकम अ बैटल ग्राउंड फॉर द पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ ओनली द 5 कंट्रीज। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, दैट यूएनएससी जो है, ठीक है, इट हैज फेल्ड टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द पीस एट द वर्ल्ड लेवल। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, व्हाई डज दिस स्टेटमेंट कम, और क्यों इंडिया स्टैंड करता है कि यूएनएससी को रिफॉर्म करना जरूरी है। क्यों रिफॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि 5 ऐसी कंट्रीज है जो क्या बोलते हैं इसको, वीटो कर लेती है। जैसे आपने देखा, तो वैसे ही रशिया ने वीटो कर लिया कहाँ पे, जब माली का कॉन्फ्लिक्ट आया था, सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट आया था, नॉर्थ कोरिया का कॉन्फ्लिक्ट आया था, नॉर्थ कोरिया को सैंक्शन करना था। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सैंक्शन करना होता है तो चाइना वीटो कर लेता है। ठीक है, किसी इंडिविजुअल टेररिस्ट को सैंक्शन करना होता है, इंडिया को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना होता है, तो चाइना जो है उसको वीटो कर लेता है। सिमिलरली दी टर्की इज ऑल्सो हाईलाइटिंग दिस थिंग, कि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आया तो यूएनएससी जो है, इट रिमेन्ड साइलेंट। तो therefore there has been a demand long pending enough to reform the United Nations Security Council। और अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देर आर अदर इश्यूज ऑल्सो, कि अगर आप देखो तो जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन आ रही है, जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, उनसे ज्यादा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है। इंडिया जिसका सबसे लार्जेस्ट, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, हैविंग द कंट्री हैविंग द वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो इट्स नॉट हैविंग अ सीट परमानेंट इन नेचर एट यूएनएससी टेबल्स, है ना। तो नाउ व्हाट वी नीड इज, वी नीड टू, इंडिया हैज बीन वोटिंग फॉर दिस थिंग, कि हाँ, ये जो 2 साल का आप नॉन परमानेंट सीट दे रहे हो नेशंस को, उसको छोड़ के देयर शुड बी रिफॉर्म्स, और पर्टिकुलरली देयर इज अ ग्रुप ऑफ सम कंट्रीज जो चाहते हैं कि यूएनएससी कर दिया जाए, और परमानेंट सीट्स में इन कंट्रीज को भी इंक्लूड किया जाए। फ्रांस, रशिया, जर्मनी, फ्रांस एंड जर्मनी, दे आर वन, फ्रांस एंड जर्मनी इज सपोर्टिंग इंडिया फॉर द रोल इन यूएनएससी एज अ परमानेंट मेंबर। तो यूएनएससी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। और डिटेल में देखने के लिए लेट मी शेयर विद यू दिस व्हाइट बोर्ड। ठीक है। सो यूएनएससी, it was established by the UN Charter in 1945। ठीक है। It has 6 principal organs of यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से ये एक है। ठीक है। एंड यूएनएससी के 15 मेंबर होते हैं, इसमें 5 होते हैं परमानेंट एंड 10 होते हैं नॉन परमानेंट। ठीक है। अब इन्हीं को बोलते हैं, 5 को बोलते हैं P5 और 10 को बोलते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, और होते हैं ये 2 साल के टाइम पीरियड के लिए होते हैं। डन। परमानेंट मेंबर्स में अगर आप देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड यूके इज देयर। ठीक है। इंडिया हैज सर्व्ड 7 टाइम्स, है ना, एज नॉन परमानेंट मेंबर, एंड इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स इन द पीस कीपिंग मिशंस आल्सो।
यूएनएससी के बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल हम इंफॉर्मेशन और आपको देना चाहते हैं, ठीक है। यूएनएससी इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, एज आई सेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और पहला सेशन जो हुआ था, दैट हैपेंड एट 17th ऑफ जैन 1946 इन द चर्च हाउस ऑफ वेस्टमिनिस्टर, लंदन। मेंबरशिप मैंने आपको बता दी, 15 मेंबर होते हैं, और प्रेसिडेंसी जो है इसकी रोटेट होती है एवरी 15 months। फॉर द ईयर 2022 टू दिसंबर 2022 में इंडिया की प्रेसिडेंसी थी, कहाँ पे? यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबरशिप में इसका चेयरमैनशिप था इंडिया का। वोटिंग पावर्स अगर आप देखो तो हर मेंबर के पास एक वोटिंग पावर होता है, एक वोट होता है, 1 वोट पर मेंबर, है ना। हाउएवर वीटो पावर जो है, या वीटो पावर टू वोट जो है, वो बस P5 के पास है। टेररिज्म से रिलेटेड यहाँ पे 2 रेजोल्यूशंस है, और टेररिज्म से रिलेटेड अगर आपको और ये याद भी रखना जरूरी है, 2 ही रेजोल्यूशंस है। एक है रेजोल्यूशन, दूसरा है रेजोल्यूशन नंबर 1267, ठीक है। और 1267 के अंदर हमने जो है अलकायदा कमेटी को, अलकायदा की जो कमेटी थी उसने अलकायदा को बैन कर दिया एज इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रोलिफरेशन कमेटी इज देयर, एंड नॉन प्रोलिफरेशन के लिए एनपीटी, आप याद रखो, नॉन प्रोलिफरेशन कमिटी इज एक्चुअली देयर, ठीक है। और इसका जो रेजोल्यूशन है, दैट इज रेजोल्यूशन नंबर 1540, एंड दिस स्टैंड्स अगेंस्ट द न्यूक्लियर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। इसको याद रखना है। डन। एंड या दैट इज इट। और ये आपको याद रखना है, ये सारी चीजें याद रखनी है। अ, थोड़ा बहुत अगर आपको पता हो तो आप कॉफी क्लब जो है, कॉफी क्लब के बारे में आप मुझे बता दीजिए कि व्हाट इज कॉफी क्लब, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कर दीजिए व्हाट इज कॉफी क्लब। डन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। दिस एडिटोरियल इज अ बिट पॉलिटिकल इन नेचर, बट मैंने इस एडिटोरियल को हाईलाइट इसलिए किया ताकि आपको ये बता पाऊं कि क्या नहीं पढ़ना होता है एडिटोरियल में, ठीक है। बिकॉज इफ यू सी दैट दिस एडिटोरियल इज, अगर आप देखो तो ये है ना, बट दिस एडिटोरियल पर्टिकुलरली अटैक्स द प्रेजेंट गवर्नमेंट, ठीक है। और अगर आप देखो तो इसमें बहुत ही जगहों पे ये सीधा सीधा अटैक कर रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट को, और ऐसे जो आर्ग्यूमेंट्स है ये हमें सीधे के सीधे अपने आंसर में नहीं लिखने हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम पूरा एडिटोरियल का पॉइंट्स उठा के अपने आंसर में लिख देते हैं, वेदर इट्स क्रिटिसिज्म और नॉट, ठीक है। तो ये वाला जो क्रिटिसिज्म है ये हमें हाईलाइट नहीं करना है अपने एडिटोरियल में, बट यस, वी कैन हाईलाइट some part of it, we can use some part of it, because demonetization appears to have caused a slowing of economic growth as no major the economy during that period. This is writing the same thing in different words, है ना। तो इसीलिए ये चीजें थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, इन पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में लिख सकते हो और इनको यूज कर सकते हो आप अपने आंसर्स में, ठीक है। अबाउट द वी शेप्ड रिकवरी पोस्ट कोविड 19, ठीक है, दे हैव यूजुअली इन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रिटिसिज्म तो किया है अबाउट द वी शेप्ड रिकवरी। जीडीपी रिमेन्ड हाउएवर लो इन द लॉन्ग टर्म ट्रेंड। डन। इन द इकोनॉमिक रिकवरी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द कोविड ईयर, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्होंने हाईलाइट किया है कि यूएस बेस्ड जो हमने स्मॉलर माइक्रो इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया था, दैट डज वर्क, बट हाँ, थोड़ा बहुत उसका भी इम्पैक्ट रहा है, दैट कि एक्चुअल में जो गवर्नमेंट का रिलक्टेंस रहा था टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी व्हेन इट वाज नीडेड, बिकॉज हमने जो फोकस किया था दैट वाज अबाउट द क्रेडिट गारंटी, है ना। तो उस क्रेडिट गारंटी को एक्चुअल में ऑथर यहाँ पे जो है क्रिटिसिज्म करना चाहता है, विच वॉज प्रोवाइडेड टू एमएसएमईज एंड ऑल, ठीक है। तो ऑल टुगेदर इस एडिटोरियल में से हमें कुछ पॉइंट्स ही उठाने थे, और वो पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं यहाँ पे। आपको इन पॉइंट्स को अच्छे से समझना है और इन पॉइंट्स का नोट बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नो एक्सटर्नल मेजर शॉक्स, दिस पॉइंट हियर इन द एडिटोरियल वाज रिटन इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि आपको याद होगा तो हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, demonetization, the aim of the demonetization was to curb the black money and to stop the money from money laundering, ठीक है। बट वो तो हुआ नहीं लेटर, जब हमने देखा आरबीआई की रिपोर्ट के बाद। तो दैट इज वाई दिस डिफरेंट लैंग्वेज हेयर, ठीक है। तो
द नेक्स्ट एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द फैक्ट चेक यूनिट। अब ये फैक्ट चेक यूनिट जो है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करने की बात की है कि हम एक फैक्ट चेक यूनिट बनाएंगे जो फेक न्यूज और फॉल्स इन्फॉर्मेशन को कर्ब करेगा। फेक न्यूज और फॉल्स इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर आपको याद होगा तो डब्ल्यूएचओ ने बोला था दैट ड्यूरिंग द कोविड-19 दैट वर्ल्ड हैज बिकम नाउ अ इन्फोडेमिक। दैट इज नो पैंडेमिक बट इन्फोडेमिक्स। ठीक है, दैट इज द इंफॉर्मेशन इज टू मच एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज गोइंग देयर। और अगर आप देखो तो हमने देखा कि पिछले साल और पिछले 5 साल में जो मेजर रिवोल्ट्स या मेजर जो राइट्स हुए हैं, चाहे आप ईस्ट दिल्ली राइट्स देखो या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के राइट्स देखो या बाकी राइट्स देखो, तो वो पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस थे कहीं ना कहीं फेक न्यूज से, है ना। इसीलिए गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस बिल जिसका नाम था द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023। अब जो आईटी रूल्स आए थे, ये आईटी रूल्स इसलिए आए हैं, क्यों, ताकि हम फेक और फॉल्स न्यूज, जो मिसलीडिंग न्यूज है, उसको रोक सके। अब इशू क्या है, एक्चुअल में इशू ये है कि जो डिजिटल मीडिया इंटरमीडियरीज है, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, जब भी इस पे कोई इंसान इंफॉर्मेशन प्लेस करता है, तो हमारा जो आईटी एक्ट है, जिसका सेक्शन आईटी एक्ट ऑफ 2000 सेक्शन 79, ये प्रोवाइड करता है एक सेफ हार्बर। व्हाट डू यू मीन बाय सेफ हार्बर? कि जो ये इंटरमीडिएट है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि न्यूज़ फेक है या नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि जो पोस्ट करने वाला है वो अलग बंदा है, और जिसने पोस्ट किया वो अलग बंदा है, उसको पकड़ो जिसने क्राइम किया। ये तो बस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और इसी चीज के चलते अब गवर्नमेंट ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वी विल चेक चेक द फैक्ट्स, वी विल चेक वेदर द न्यूज इज फेक, फॉल्स, मिसलीडिंग, देन वी विल आस्क दीज intermediaries to remove that content from the online platform they are holding। अब ये ऑनलाइन कंटेंट को रिमूव कराएंगे, बट द पॉइंट हेयर स्टैंड्स कि कौन सी न्यूज फेक है, कौन सी न्यूज फॉल्स है, कौन सी न्यूज मिसलीडिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फैक्ट चेक यूनिट जो यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जा रहा है अंडर दी आईटी रूल्स, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अब चेक कर रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट। और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्यों चेक कर रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट? क्योंकि जो ये रूल्स आए हैं जिनके अंदर फैक्ट चेक यूनिट को एस्टैब्लिश किया जा रहा है, दीज रूल्स वेर चैलेंज्ड इन द बॉम्बे हाई कोर्ट बाय सम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स लाइक कुणाल कामरा एंड एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया। और इनका यह मानना है कि जो ये रूल्स आए हैं, इन रूल्स के अंदर गवर्नमेंट जो है अपने पावर्स का मिसयूज कर रही है, और वो चेक कर रही है, वो ऑनलाइन कंटेंट को स्क्रूटनाइज कर रही है, वो ऑनलाइन सर्वेलेंस को बढ़ा रही है, विच विल लीड द स्टेट टुवर्ड्स अ सर्वेलेंस स्टेट इन लार्जर डोमेन। ठीक है। अब अगर स्टेट बन गया सर्वेलेंस स्टेट, ठीक है, अब स्टेट अगर टर्न हुआ इनटू सर्वेलेंस स्टेट, विच मींस व्हाट, दैट डेमोक्रेसी एंड राइट टू फ्री स्पीच विल बी कर्व्ड। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन स्पेस है, जिसमें हमें ईज ऑफ एक्सप्रेशन था कि हम इजीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते थे, दैट विल बी नाउ कर्व्ड। तो इसीलिए इस फैक्ट चेक यूनिट की क्या जरूरत है अभी, जबकि हम फेस कर रहे हैं अगले साल इलेक्शंस को? अभी ही इसकी क्या जरूरत है, जबकि पिछले इतने सालों से पीआईबी खुद ही चेक कर रही है ना, सब न्यूज को। बट यस, देर आर इंक्रीजिंग केसेस ऑफ दी फॉल्स न्यूज, मिसलीडिंग न्यूज। इसीलिए जरूरत भी थी इस फैक्ट चेक यूनिट की। नाउ इस सेक्शन की, इस फैक्ट चेक यूनिट की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, वो तो बॉम्बे हाई कोर्ट चेक करेगा लेटर। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड वाज कि आपको जो मैंने सिनारियो यहाँ पे समझाया है कि क्या सिनारियो है एक्चुअल में, डिजिटल इंटरमीडिएरीज कौन है, सेफ हार्बर रूल्स क्या है, सेफ हार्बर रूल्स के बाद अभी जो नए रूल्स आए हैं उनसे रिलेटेड जितना भी यहाँ पे इशू है, वो समझना जरूरी था। लेटर वंस द बॉम्बे हाई कोर्ट गिव्स इट्स डायरेक्शन, वी विल अगेन रिवाइज दिस थिंग, और उस टाइम पे हम ये देखेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या जो है इशू था इस पूरे एंटायर फैक्ट चेक यूनिट में, या जितने भी रूल्स हैं, क्या ये रूल्स स्टैंड बाई करते हैं या बॉम्बे हाई कोर्ट इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है। वो चीज हम उसके बाद देखेंगे। डन। Moving to the next editorial. This editorial talked about Muhammad Yunus. Who is this Muhammad Yunus? He is a winner of 2006 Nobel Peace Prize. ठीक है, मोहम्मद यूनुस, ठीक है, ये विनर थे 2006 के नोबेल पीस प्राइज के। अब इनके अगेंस्ट में अभी गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक्शन ले रही है बांग्लादेश में।
शेख हसीना जी की गवर्नमेंट थी, है ना। जब शेख हसीना जी गवर्नमेंट में नहीं थी तब इनको नोबेल प्राइज मिला था। और उसके बाद वो नोबेल प्राइज लेने के बाद इन्होंने 2006 के बाद 2007 में अपना इंटेंट दिखाया कि इनको एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करनी है। पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने के बाद इन्होंने बोला दैट नाउ आई विल फाइट इलेक्शंस, और ये शेख हसीना जी के अगेंस्ट में खड़े हुए। द पॉइंट हेयर इज दिस मोहम्मद यूनुस प्रोवाइड्स अ थर्ड ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट इन बांग्लादेश एंड ही हैज गॉट अ साइलेंट सपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। बांग्लादेश में जो दो अहम पार्टीज हैं, एक है अवामी लीग और दूसरी है बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, और तीसरा पार्टी अब होगा द थर्ड ऑल्टरनेटिव। ठीक है। दिस सिनारियो यू नीड टू अंडरस्टैंड, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। वाई? बिकॉज दिस में सी वी वे इन अ नियर फ्यूचर हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो थर्ड ऑल्टरनेटिव है, this will enrich the democratic setup in the Bangladesh. However, it may have uh, the domino effect on the other aspects of Bangladeshi politics, और पॉलिटिक्स दूसरे नेशन की जानना, दैट इज अ पार्ट नॉट ऑफ आवर सिलेबस बट यस ऑफ द सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल स्टूडेंट्स। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉइंट्स लिखे हुए हैं अबाउट द पास्ट, कि अभी इनको एंटी करप्शन कमीशन की वजह से उनने उनने मोहम्मद यूनुस को नोटिस भेजी थी। नोटिस के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अबाउट द कंप्लेंट्स एंड ऑल। जो दूसरे नोबेल लॉरिएट्स है ग्लोबली, तो उन्होंने भी इनके सपोर्ट में कहा है दैट द कंप्लेंट्स अबाउट, और उनका अरेस्ट या उनके लिए अरेस्ट वारंट्स जो निकली है मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में बाकी सारे नोबेल लॉरिएट्स ने लिखा है। यूएस की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी फॉर्मर हिलरी क्लिंटन, उन्होंने भी सपोर्ट किया डॉक्टर यूनुस को। द पॉइंट हेयर इज कि हमें बस इतना अंडरस्टैंड करना है कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स इज इन चेंज, एंड वंस द पॉलिटिक्स इज इन चेंज दिस विल हैव इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ठीक है। और हम नेक्स्ट इलेक्शन तक वेट करेंगे, और जो ही बांग्लादेश में नेक्स्ट इलेक्शन होगा वी विल सी कि कैसे ये पॉलिटिकल चेंज बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी को चेंज करती है एंड हाउ इट सपोर्ट्स इंडिया आफ्टर दैट। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की समिट होने वाली थी, और जिसके बारे में हमने परसों पढ़ा अबाउट इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में स्टार्ट से लेके एंड तक, कि कैसे बनी, कितने मेंबर्स हैं, कितने ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, डायलॉग पार्टनर्स कितने हैं, बाकी सारी कंट्रीज, और ट्रेड के परस्पेक्टिव से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। कोलंबो में इसका मीटिंग हुआ, और हमारे साइड से, इंडिया के साइड से, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर गए थे, और उन्होंने अटेंड की इस मीटिंग को। Therefore, Indian External Affairs Minister Dr. Jaishankar addressed the meeting of 23 member IORA in Colombo, और इन्होंने यहाँ पे बोला है कि इंडिया इज अगेन अ फ्रेंड टू द वर्ल्ड एंड इंडिया रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड इंडिया इज वर्किंग टू इंश्योर अ फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है। जो ये स्टेटमेंट्स होते हैं, इन स्टेटमेंट्स को आपको याद रखना चाहिए, और इन स्टेटमेंट्स को आप लेटर अपने आंसर्स में यूज करोगे, मेंस के आंसर्स में। डन। और यही स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपके आंसर को एनरिच करते हैं और आपके आंसर को अच्छा बनाते हैं और आपको मार्क्स ला के देते हैं। डन। व्हाट आर द कंसर्न्स अबाउट द आईओआरए, और पर्टिकुलरली श्रीलंका से रिलेटेड क्या कंसर्न्स थे? तो दैट इज फर्स्ट द डोमिनेंस ऑफ चाइना, एंड सेकंड इज द अनसस्टेनेबल डेट ऑफ कोलंबो। और कोलंबो को चाहिए था ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना इन द डेट प्रैक्टिसेस एंड सस्टेनेबल डेट प्रैक्टिसेस, और ये चीज जो है डॉक्टर जयशंकर ने हाईलाइट की है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ चाइनाज लोन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लाइक बीआरआई। बीआरआई की अभी मीटिंग होने वाली है, तो इंडिया नहीं जा रहा है मीटिंग में। दैट थिंग ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर। बीआरआई क्या है तो उसका भी हम डिस्कशन करेंगे वंस इट कम्स इनटू द न्यूज। श्रीलंका डेट क्राइसिस, अगर आप देखो तो श्रीलंका अभी आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस में था कि हमें 2.9 बिलियन डॉलर्स का बेल आउट पैकेज चाहिए था। और श्रीलंका से रिलेटेड अगर आप देखो तो 4 बिलियन डॉलर्स का हमारा जो है अरेंजमेंट है, वेदर इट्स लाइन ऑफ क्रेडिट, डेट पेमेंट, मोरेटोरियम, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स। तो टोटल मिला के 4 बिलियन डॉलर्स का अरेंजमेंट है इंडिया और श्रीलंका को लेके। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें अपने मेंस के आंसर में लिखना है डायरेक्ट। ठीक है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है 23 मेंबर्स इसमें है, और बाकी सारे इसमें डायलॉग पार्टनर्स है।
ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको सुनना है, मतलब पढ़ना है, जानना है, अंडरस्टैंड करना है ऑर्गेनाइजेशन को, इसकी इंपॉर्टेंस, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कल्चरल पर्सपेक्टिव, तो आप 2 दिन पहले वाला वीडियो देखिए। आपको आज की समिट के बारे में जानना है तो आज का वीडियो देखिए, ठीक है, अगर आपने 2 दिन पहले का वीडियो देख लिया। देयरफॉर डॉक्टर जयशंकर कॉल्ड फॉर ओपन इंडियन ओशियन एंड एन इंडियन ओशियन फ्री ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स, कि यहाँ पे कोई प्रॉक्सी वॉर ना हो। और ये प्रॉक्सी वॉर से मुराद क्या था कि चाइनीज इन्फ्लुएंस जो वो अंडर द डिस्गाइज ऑफ द फाइनेंशियल कोलोनियलिज्म, जिसको हम बोल रहे हैं इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी में, वो कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने ये चीज हाईलाइट की थी। एंड इंडियन ओशियन की सिग्निफिकेंस अगर आप आज की डेट में देखो तो 86% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है वो इंडियन ओशियन के थ्रू जाता है ना। जिसमें आपको मैंने बोला बहुत बार कि स्ट्रेट ऑफ मलाका से रिलेटेड, स्ट्रेट ऑफ मलाका से लेके पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट के बाद पूरा इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के बाद अगेन गल्फ ऑफ एडन, ये पूरा जो रास्ता है, फिर क्या बोलते हैं इसको, स्विज स्विज कैनाल एंड देन मेडिटेरेनियन सी के थ्रू जो रास्ता जाता है, ठीक है, ये पूरा जो एरिया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट द सोमालियन पायरेसी रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। और व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, और जो स्ट्रेट ऑफ मलाका से रिलेटेड, कि जितना भी यहाँ पे मर्चेंडाइज ट्रेड, जितना भी यहाँ पे शिप्स जाती है, यहाँ से मर्चेंट शिप्स जाती है, वो सारी शिप्स जो है, और ये पूरा इंडियन ओशियन जो है, इसमें हमें ये देखना है दैट हाउ मच सिग्निफिकेंट इज इट टर्निंग नाउ। क्योंकि अगर आप देखो तो सबसे पहली चीज, अगर आप इसको दिस पैलेस्टीन एंड इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के साथ लिंक कर पाओ, तो आपको ये समझना है कि वो जो एरिया है इंडिया एंड इसराइल का, ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, और क्यों इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए बाइजेंटीन एम्पायर से लेके आज करंटली यूएसए तक, है ना, बाइजेंटीन एम्पायर से, सिंस द टाइम ऑफ बाइजेंटीन एम्पायर से लेके यूएसए तक आज तक, चाहे वो जाइनिस्ट मूवमेंट हो, वो ओस्लो पीस अकॉर्ड हो, वो किपुर वॉर हो, वो 7 डेज वॉर हो, ठीक है, ये 6 डेज वॉर हो, तो हर एक चीज क्यों हुई है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज दिस होल्ड्स द की, स्विज कैनाल, जो शॉर्टेस्ट रूट है कहाँ पे, इंडिया दिस यूरेशिया ट्रेड के लिए, यूरोप एंड एशियन ट्रेड के लिए, है ना। ये एरिया को कंट्रोल करना एंड देन दिस एरिया को कंट्रोल करना, इंडियन ओशियन रीजन को कंट्रोल करना, दिस इज द सेम थिंग। और अगर यहाँ पे इतना ज्यादा चल रहा है इशू, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए इतना इंटरनेशनल डायमेंशन यहाँ पे लगा हुआ है वेस्ट एशिया से रिलेटेड, है ना। हर एक कंट्री यहाँ पे, चाहे वो रशिया है, यूएस है, वो इसराइल है, वो इजिप्ट है, वो टर्की है, वो बाकी सारे अरब वर्ल्ड है, वो इस एरिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड सिमिलरली यूएसए इज ऑल्सो डूइंग व्हाट, ऑफशोर बैलेंसिंग, है ना, सो दैट दिस इंडियन ओशन रिमेन्स व्हाट, फ्री, ओपन एंड transparent for trade, and it should not be under the dominance of any such power which holds values other than the values of liberal countries, ठीक है। तो इसीलिए इंडियन ओशन रीजन पे अगर आप देखो तो आईओआरए ही नहीं, बट क्वाड, क्वाड के बाद I2U2, क्वाड के बाद बाकी सारी कंट्रीज, या मलाबार एक्सरसाइज, यूएसए का एंगेजमेंट इंडोनेशिया के साथ, फिलीपींस के साथ यूएसए का एंगेजमेंट, बाकी सारी कंट्रीज के साथ, अभी आपने देखा बांग्लादेश में इंटरनल पॉलिटिक्स में, है ना, साइलेंट सपोर्ट। तो ये सब चीजें इसीलिए है बिकॉज ऑफ दिस सिग्निफिकेंस कि 86% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इज हेल्ड बाय दिस रीजन एंटायरली, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, एंड दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द इंफॉर्मेशन कमीशन। इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो 2005 में एस्टैब्लिश हुआ था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसमें इसका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है एंड 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। द अपॉइंटमेंट, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है थ्रू अ कमिटी, जो कमिटी होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है ऑफ लोकसभा, एंड यूनियन कैबिनेट, ठीक है। ये 3 लोग होते हैं जो नाम सजेस्ट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, ताकि वो अपॉइंट कर पाए सीआईसी और आईसीएस को।
jurisdiction इसका all over the central public authorities, and इसका जो tenure होता है, they can hold the office until they attain the age of 65 years. ठीक है. Then they are not eligible for reappointment. ठीक है. Their functions and powers की अगर आप बात करो तो they receive and inquire into the complaints from any person under the RTI Act 2005. It can order an inquiry into any other matter, और इसके पास suo motu powers भी होते हैं. ठीक है. और इसके पास जो पावर है वो एक सिविल कोर्ट का पावर है. ठीक है. इन रेस्पेक्ट ऑफ समनिंग एंड रिक्वायरिंग द डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू एनी केस. अब यहाँ पे जो न्यूज है, दिस न्यूज हाईलाइट्स कि 3.21 लाख अपील्स है जो अभी तक पेंडिंग है इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास, इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, अक्रॉस 27 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. ठीक है. और 3.21 लाख जो अपील्स पेंडिंग है, उसमें सबसे ज्यादा अपील्स जो है कहाँ पे पेंडिंग है? एस्टिमेटेड टाइम फॉर द डिस्पोजल इज 25 ईयर्स एंड 1 मंथ. जो सबसे ज्यादा टाइम दिया है किसी ने तो वो वेस्ट बंगाल का है. ठीक है, कि इतने टाइम के बाद आपकी अपील जो है सॉल्व हो जाएगी. तो नाउ द पॉइंट हियर इज कि जो स्टेट के इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, एंड जो स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, उसमें भी एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे. दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, and they are appointed on the recommendation on appoints committee headed by chief ministers. ठीक. यहाँ पे जो ये डिले एंड बैकलॉग हो रहा है, इसकी वजह से नाउ द इशू इज हाईलाइटिंग कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स में क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वैकेंसी, है ना. देर आर स्टिल 3 वैकेंसीज इन द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एट द नेशनल लेवल. ठीक है. और ये जो है बाकी सारे इश्यूज इसलिए हैं क्योंकि देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द क्राइटेरिया. और पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो तो पिछले साल हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा इशू चला था इसको लेके, और इसको जो है कंट्रोल करने के लिए, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन और पॉलिटिकल इंटरवेंशन से रिलेटेड. ठीक है. तो दैट इज वाई वाई आर दी दीज. अगर आप देखो तो यहाँ पे जो ये एडिटोरियल ने हाईलाइट किया है दैट मेनी ऑफ दीज इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कमिशंस आर डिफंक्ट, are defunct because no new information commissioner has been appointed upon the incumbent demitting the office. ठीक है. नए अपॉइंटमेंट्स ही नहीं हो रहे हैं, वैकेंसीज रह रही है, वैकेंसीज के बाद इनके पास एडिकेट स्टाफ नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है. तो इसलिए द रिपोर्ट हैज बीन कंपाइल्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अक्रॉस द कंट्री अंडर आरटीआई. और आरटीआई में भी हमारे पास है सतर्क नागरिक संगठन, सिटीजन ग्रुप वर्किंग टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. और इनने इस चीज को हाईलाइट किया है कि कितना ज्यादा लैक है अभी इनके अपील्स में, इनके जो है काम करने में. ठीक है. तो विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर हाईलाइट फॉर स्ट्रीमिंग इन हेयर एट परफेक्शन आईएएस यूट्यूब चैनल. आई विश यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद, जय भारत.